हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था प्रीवियस लेक्चर से पहले जो है लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ने हम स्टार्ट किया था और वहाँ हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे जैसे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस, रेस्पिरेशन क्या होता है और एरोबिक एंड एरोबिक का डिफरेंस जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वहाँ पर। और कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ डाउट्स थे पैंक्रियाज में, आपसे यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ अगेन उसी चीज़ को कि जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो पैंक्रियाज भी हमने वहाँ एक ग्लैंड एसोसिएटिव ग्लैंड देखी थी। एलिमेंट्री कैनाल से जो एसोसिएटिव ग्लैंड्स हैं उसमें पैंक्रियाज भी आपकी एक ग्लैंड थी। तो पैंक्रियाज को मैंने वहाँ डिस्कस किया था कि पैंक्रियाज दो तरह से वर्क करती है, एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये ग्लैंड सिर्फ एक्सोक्राइन की तरह वर्क करती है। आप सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ सेट करें कि ये ग्लैंड जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड के फॉर्म में जो है वर्क करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड के फॉर्म में वर्क नहीं करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे साइंस में, बायो में आगे, तो वहाँ ये ग्लैंड एंडोक्राइन की तरह वर्क करी तो यहाँ वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड का एक बेसिक फंक्शन, बेसिक डिफरेंस मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, यानी वो अपने जो भी सिक्रीशंस बॉडी के अंदर देती हैं वो सिक्रीशंस डक्ट से नहीं जाती है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिलकर और अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं एंडोक्राइन के अंदर। लेकिन एक्सोक्राइन के अंदर जितने भी सिक्रीशंस होते हैं वो डक्ट के थ्रू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में तक यानी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो डक्ट ग्लैंड्स होती हैं और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। तो यहाँ आपको बस माइंड में ये रखना है कि एक्सोक्राइन की तरह जो है पढ़ना है पैंक्रियाज को, ठीक है। और जो एंडोक्राइन है वो हम आगे वाले जो लेक्चर्स हैं नेक्स्ट चैप्टर के वहाँ पर उसको डिटेल में देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बेसिक डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पर उसका बता ही दिया है। यहाँ हम सबसे पहले अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं तो अब हम पहुँच गए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। इससे पहले बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं सारे। यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक डायग्राम जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया आपके लिए। ये हम बात करते हैं, ये जो है हमारे पास माउथ से और ये नोस्ट्रिल्स वाला हिस्सा यहाँ से आया, ये नेज़ल कैविटी से होता हुआ, और ये आपके लैरिंग्स हैं। यहाँ पर ये दो पाइप्स हैं। यहाँ पर जो पीछे वाला जो पाइप है ये फूड पाइप है और यहाँ से ग्लोटिस, यहाँ लैरिंग्स होता है, ऊपर से ग्लोटिस वो मैं आपको यहाँ शो नहीं कर पाया हूँ। और मेन जो सिस्टम है वो आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये है आपके विंड पाइप जो है ट्रैकिया आपको दिखाई दे रहा है, विंड पाइप। यहाँ पर इस तरह से मैंने गोल गोल ये आपके कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, दिख रहे हैं आपको कार्टिलेजेस। ये कार्टिलेजेस जो हैं फंक्शन आता है पेपर में कि ये कार्टिलेजेस के 9 कार्टिलेजेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके वॉइस बॉक्स के अंदर। और उसके नीचे यहाँ पर ये विंड पाइप के अंदर जो कार्टिलेजेस हैं ये आपको ये अलग दिख रहे हैं। यहाँ पर वॉइस बॉक्स है, यहाँ पर 9 होते हैं कार्टिलेजेस। इसके अलावा ये कार्टिलेजेस आपके विंड पाइप में दिखाई दे रहे हैं आपको। ये कार्टिलेजेस जब एयर आपकी इन एंड आउट होती हैं तो ये विंड पाइप को कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाने का काम करते हैं। ये ऐसे ही कार्टिलेजेस होते हैं जैसे आपके ईयर के अंदर आप देखें पकड़कर जितने स्मूथली यहाँ पर मूव होते हैं, थोड़े से हार्ड टाइप जो हैं ऊपर की तरफ, उसी तरह से ये कार्टिलेज होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देते। अगर एयर प्रेशर यहाँ पर कम या ज़्यादा होता है तो उससे ये आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ये कार्टिलेजेस का जो है फंक्शन क्या होता है विंड पाइप के अंदर, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कार्टिलेजेस इन विंड पाइप। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विंड पाइप। उसके बाद आपका ये दे ट्रैकिया, यानी ये जो विंड पाइप है जैसे हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, ये ट्रैकिया,
इसको दो पार्ट्स में यहाँ पर आपने डिवाइड किया हुआ है। ब्रोंकाई, ये दो पार्ट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये आगे जाके ट्रैकिया 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो गया है, ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हुआ है, देखिए आप यहाँ पर, ये फर्दर और ब्रांचेस जैसे यहाँ बन गई हैं, ये ब्रोंकियोल्स हैं। और ये जो लास्ट एंड्स जो आपको दिख रहे हैं वॉल पर, ये जो लंग्स की वॉल पर जो लास्ट दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं, ये गोल गोल आपको दिख रहे हैं थैलीनुमा स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। ये एल्वियोलाई हैं दोनों ही तरह लंग्स में। तो यहाँ पर आपको बना लेने हैं इस तरह से, या नहीं है तो ये इस तरह से आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम तैयार होता है। नीचे देखिए आप, ये लंग्स प्रिपेयर हुए हैं आपके ब्रोंकियोल्स से, पूरे एल्वियोलाई से, और ये एल्वियोलाई वॉल पर होते हैं लंग्स की। और ये नीचे डायफ्राम, यहाँ पर एक हार्ड डोम शेप स्ट्रक्चर होती है जिस पर ये लंग्स जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, डायफ्राम लंग्स को। और ये आपकी पूरी चेस्ट कैविटी मैंने यहाँ से आपको दे रखी है, चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में आपको मैंने बताया 12 आपकी 12 जो है रिब्स यहाँ पर होती हैं। चेस्ट कैविटी में 12 रिब्स, तो वो अपन को यहाँ शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें यहाँ लंग्स को देखना है कि इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, कि एयर जो है कि पाथवे क्या है एयर के जाने का और आने का, कार्बन डाइऑक्साइड के वापस आने का। मैंने यहाँ पाथवे आपको दिया हुआ है कि आपकी जो एयर है वो नोस्ट्रिल्स के थ्रू नेज़ल कैविटी में एंटर होगी, नेज़ल कैविटी से फेरिंग से होती हुई ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और लास्ट जो है लंग्स का जो लास्ट पार्ट है आपके एल्वियोलाई, वहाँ पर ये जाती है। हमें ये जो फिजियोलॉजी है रेस्पिरेशन की वो यहाँ पर समझनी है इसी डायग्राम से, क्योंकि लिखा हुआ तो मैं आपको यहाँ पर बाद में उसकी फिजियोलॉजी दूंगा। लेकिन अभी अपन को इस डायग्राम से ही एल्वियोलाई तक एयर आने के बाद क्या प्रोसेस होती है वो मैं आपको जर्नली अभी बोलकर समझा रहा हूँ। कि जब एल्वियोलाई तक आपकी एयर पहुँच गई है, आपने एयर को सक किया और एयर आपके एल्वियोलाई तक आ गई, और यहाँ पर ये इसकी एक वॉल होती है, अपनी डबल मेम्ब्रेन बनाते हैं इसको, एक वॉल आप यहाँ से इस तरह से आपको बनानी है, वो इस तरह से ऐसे करके, मेरा हाथ सही से चल नहीं रहा है अभी, ये एक और, ये देखिए प्लूरा, इसको हम बोलते हैं प्लूरा। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है लंग्स की, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरा। इस तरह से एक और प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी। ये देखिए आप, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है प्लूरा। तो एयर हमारे पास अभी तक एल्वियोलाई तक यहाँ पर पहुँच चुकी है। एल्वियोलाई में आने के बाद ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो एल्वियोलाई में ज़्यादा है, और जो प्लूरा के पास जो टिश्यू है हमारे पास यहाँ पर, उन टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि यूज्ड अप हो चुकी है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है। कहाँ पर, एल्वियोलाई के बाहर की तरफ जहाँ प्लूरा है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, मैंने आपको पढ़ाया था केमिस्ट्री में डिफ्यूज़न, मैं फिर से बताता हूँ। डिफ्यूज़न का मीन्स है कि जब आपकी कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में कि जैसे मैंने परफ्यूम, एक रूम के अंदर परफ्यूम मैंने स्प्रे किया तो वो दूसरे के रूम के अंदर भी वो पहुंच जाएगी, तो वो हाई कंसंट्रेशन जिस रूम में थी वहाँ से, और जहाँ लो कंसंट्रेशन जिस रूम में वहाँ की ओर जाएगी। या खाने की जो खुशबू है वो बाहर तक आती है, खाना किचन में बन रहा है लेकिन बाहर तक आती है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर डिफ्यूज़न कहलाता है। तो यहाँ पर डिफ्यूज़न का मतलब जो है कि आपकी ऑक्सीजन के पार्टिकल्स यहाँ ज़्यादा हैं और यहाँ कम है, तो ऑक्सीजन की अमाउंट जब जहाँ कम होगी तो वो डिफ्यूज़ होएगा, और यहाँ पर एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट वो कम है और सराउंडिंग्स में ज़्यादा है, तो ये दोनों गैसेज एक्सचेंज होंगी थ्रू एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के थ्रू एक्सचेंज होंगी तो आपका ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जाएगा,
और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर एंटर होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, एल्वियोलाई के अंदर कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है ऑक्सीजन की, और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये दोनों अपने एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? आपके एल्वियोलाई के अंदर, और ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर, और ब्लड उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा। तो ये ये प्रोसेस वापस ऐसे ही चलती रहेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी एक्सहेलेशन की प्रोसेस के अंदर। इनहेलेशन में मैंने ऑक्सीजन ली, एक्सहेलेशन में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो साइकिल है वो इसी तरह से चलेगा अपने पास। तो ये आप एक बार देख लें इसे, क्योंकि आगे अपन बढ़ते हैं इस सिस्टम के बाद। देखते हैं इसमें छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं क्या बचे हुए हैं हमारे पास। थैंक यू।